हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में हमने तो जो है 16 महाजनपदों की चर्चा कर ली थी। कितने? 16 महाजनपदों की चर्चा कर ली थी कि कौन कौन से महाजनपद हुए थे और इनकी अवस्थिति कहाँ पर थी। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध महाजनपद। देखिए क्या होता है कि ये जो 16 महाजनपद है इनको मगध जो है अपने में मिला लेगा और सबसे बड़ा साम्राज्य बनेगा। ठीक है, तो इसी मगध के बारे में हमें पढ़ना है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य ही क्यों आखिर उदय हुआ, इसके ही क्या कारण थे। तो यह सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। देखिए क्या होता है कि जब 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। लेकिन क्या कारण है कि केवल मगध महाजनपद ही लास्ट में बचा और यह 16 महाजनपद जो है मगध महाजनपद में विलय हो गए। तो इसके अनेक कारण हैं, इन्हीं कारणों को आज हमें देखना है, क्योंकि जो लास्ट में जो है वो केवल मगध महाजनपद ही बचा था और ये सभी जो महाजनपद थे ये मगध साम्राज्य में विलय हो गए थे। तो इसके अनेक कारण हैं जिससे हम कहते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय होने के प्रमुख कारण। ठीक है, तो आपको अब पता चलेगा कि आखिर मगध ही क्यों इतना बड़ा साम्राज्य बना इन 16 महाजनपदों के अलावा। और भी तो बन सकते थे, जैसे अवंती हुआ, वत्स हुआ, बज्जी हुआ, ये भी तो महाजनपद महत्वपूर्ण बन सकते थे। लेकिन इसके पीछे कई कारण है कि मगध महाजनपद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। तो इन्हीं कारणों को आज हमें पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी लेक्चर को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मगध जो महाजनपद है इसके उदय होने के क्या क्या कारण थे। तो यदि हम बात करें तो उदय के कारण के अंतर्गत हमें कई प्रकार के कारण देखने के लिए मिलते हैं। देखिए कुछ उनमें आर्थिक कारण भी थे, कुछ उनमें जो है भौगोलिक कारण भी थे और कुछ की यदि हम बात करें तो राजनीतिक कारण भी थे। तो एक हम यह नहीं कह सकते हैं कि केवल एक कारण से मगध महाजनपद का उदय हुआ। उसमें आर्थिक कारण भी संलिप्त थे, भौगोलिक कारण भी थे और राजनीतिक कारण भी थे। तो हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे क्या आर्थिक कारण क्या किस प्रकार के आर्थिक कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य का उदय हुआ। आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण के अंतर्गत सबसे पहला जो कारण आता है वह आता है गंगा घाटी में स्थित यह क्षेत्र। मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र था वह गंगा घाटी में स्थित था। यदि आप मैप पर देखेंगे तो देखिए, मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा भारत का नक्शा है। उस समय पर यहां से निकलती है, मान लीजिए यहां से निकलती है आपकी गंगा नदी और यहां से होकर के यहां पश्चिम बंगाल में आकर के मिल जाती है और यहां पर था पाटलिपुत्र नगर, जो कि इस साम्राज्य की राजधानी था और यहीं पर था आपका मगध साम्राज्य इतने एरिया में। ठीक है, कितने में था? मगध साम्राज्य। तो देखिए गंगा घाटी स्थित में होने के कारण इसको क्या क्या लाभ मिले यह हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि पाई गई। देखिए अब क्या है कि चूंकि यह जो मैदान है यह गंगा और यमुना और मतलब सोन नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ इस क्षेत्र पर देखिए आप एकदम उपजाऊ जमीन पाई जाती है। जैसे पूरी ये उपजाऊ जमीन है क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है उसके द्वारा यह जमीन निर्मित हुई है। ठीक है, तो उपजाऊ भूमि पाई गई। अब उपजाऊ भूमि से क्या क्या आर्थिक लाभ हुए तो हम वो देख लेते हैं कि उपजाऊ भूमि से क्या क्या आर्थिक लाभ हुए। तो यदि हम उपजाऊ भूमि से बात करें तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कृषि की अधिकता हुई, मतलब बहुत ज्यादा कृषि हुई। क्योंकि उपजाऊ भूमि है। अब कृषि ज्यादा हुई तो अधिशेष भी बचेगा। अधिशेष का मतलब होता है कि अपने खर्च के बाद बचा हुआ सामान। ठीक है, तो लोगों ने अपने खाने के अलावा जो कुछ भी बचा रहता था उसे हम कहते थे अधिशेष। और जब अधिशेष की वृद्धि हुई तो लोगों ने इसे अधिशेष को बेचना प्रारंभ किया और बेचना प्रारंभ किया तो राज्य को कर के रूप में, मतलब टैक्स के रूप में कर दिया। ठीक है, और टैक्स देने से
जो है राजकीय आय में क्या हुई, वृद्धि हुई। क्या हुई, राजकीय आय में वृद्धि हुई। और जैसे ही राजकीय आय में वृद्धि हुई तो इन्होंने अत्यधिक सेना रखी, अत्यधिक सैनिक रखे और अत्यधिक राज्यों पर आक्रमण किया, जिससे इस साम्राज्य का विस्तार हुआ। देखिए एक एक पॉइंट आप समझते हुए चलना और एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब क्या हुई कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जो है कृषि के द्वारा अधिशेष की हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अगला कारण है इसी भौगोलिक आर्थिक कारण के अंतर्गत अगला जो कारण है वह है कि धान की खेती। देखिए इस क्षेत्र में जो है धान की खेती अधिक होती है। ठीक है, धान की खेती अधिक होती है, इस कारण से इस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। यदि आप वर्तमान समय में भी देखेंगे तो वर्तमान समय में भी बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि वहां पर धान की खेती होती है और पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो जब ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे। आप ही बताइए कि जो ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे आय में वृद्धि होगी। और जब आय में वृद्धि होगी तो इसके द्वारा फिर राजकीय आय में वृद्धि होगी, क्योंकि ये लोग सभी टैक्स देंगे राजा को। और जब राजकीय आय में वृद्धि होगी तो फिर से राजा दोबारा अच्छी सेना रखेगा, अच्छे घुड़सवार रखेगा, अच्छे हाथी रथ रखेगा और अन्य राज्यों पर आक्रमण करेगा और अपने साम्राज्य में मिलाएगा। ठीक है, तो एक कारण ये था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो आर्थिक कारण के अंतर्गत एक कारण था कृषि पंचांग। क्या था, कृषि पंचांग। ये लोग जो है कृषि पंचांग से ही अपनी कृषि करते थे। मतलब पहले पंचांग के द्वारा देख लेते थे कि इस समय किस प्रकार की कृषि होगी, किस प्रकार का तो जो है अनाज उत्पन्न होगा, कौन सी वर्षा होगी, कितनी अधिक वर्षा होगी, उसी के अनुसार फसल बोते थे। इस कारण से इन्हें फसल में बहुत ही कम नुकसान लगता था और इनकी हमेशा फसल हो जाती थी। तो एक कारण ये था। इसके अलावा एक कारण था बहुकिस्मी फसलें। ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग किस्म की फसलें बोते थे। बहुकिस्मी फसलें, ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग किस्म की फसलें बोते थे और जिसके कारण इन्हें अधिक फसलें प्राप्त होती थी और अधिक फसलों से अधिक धन प्राप्त होता था। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है सिंचाई। देखिए इस क्षेत्र में क्या था कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह गंगा और सोन नदियों के क्षेत्र के अंदर विकसित था। अब चूंकि नदियां बगल से निकली हुई हैं तो वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर होगा और वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, तो इस कारण से इन्हें पानी जो है आसानी से प्राप्त हो जाता था। तो जब सिंचाई प्राप्त हो जाती थी आसानी से तो यहाँ पर फसलें भी महत्वपूर्ण होती थी और जो है जो कुछ भी सिंचाई रह जाती थी तो वो वर्षा के द्वारा पूरी हो जाती थी। तो इस कारण से यहाँ और अत्यधिक फसलें होती थी। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, तो जो अगला कारण है वह है कि लोहे से सघन जुताई। आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे से सघन जुताई। अब क्या होने लगा था, जो हल थे जो लकड़ी के बनाए जाते थे अब लकड़ी के स्थान पर लोहे के बनाए जाने लगे थे, जिसके कारण वो जमीन की गहराई तक जुताई करते थे और इस कारण से जो है मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ बनती थी और फसलें बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए जब इसके बाद यदि बात करें हम तो जो अगला कारण था वह था भोजन की सुनिश्चितता। क्या था, भोजन की सुनिश्चितता। अब देखिए क्या होता है कि जब फसलों का अधिक उत्पादन होने लगा, अनेक प्रकार की फसलें होने लगी, तो देखिए भोजन जो है इस साम्राज्य के लोगों का निश्चित हो गया। मतलब कि अब किसी को भी भूखे नहीं मरना है। ठीक है, और जब भोजन निश्चित हो गया तो इससे क्या हुआ कि भोजन लोगों ने अपने पास जो कुछ उन्हें जितना खाना है उससे तो रख ही लिया। ठीक है, और जितना भी बचा हुआ जो था उसको उन्होंने बाजार में बेच दिया। मतलब जो बचा हुआ अनाज था उसको उन्होंने बाजार में बेच दिया और जब बाजार में उन्होंने बेच दिया तो इससे क्या हुई, व्यापार में वृद्धि हुई।
और व्यापार से क्या हुई? व्यापार से हुई राजकीय आय में वृद्धि। क्या हुई? व्यापार से, तो व्यापार से राजकीय आय में वृद्धि हुई। ठीक है, और इससे जब राजकीय आय में वृद्धि हुई तो वही सब, इससे सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई। क्या हुई? सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई। तो देखिए ये सभी कारण थे गंगा घाटी में स्थित होने के कारण, इतने महत्वपूर्ण कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, जो अगला कारण था वह था देखिए लोहे और तांबे की खदानें। देखिए इस क्षेत्र में जो है लोहे और तांबे की बड़ी-बड़ी खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि देखिए वर्तमान समय में लोहा और तांबा अधिकतम रूप से कहां पाया जाता है? तो लोहा और तांबा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। और मगध साम्राज्य प्रारंभ में इन्हीं क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ वहीं पर है पास में पटना के। ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा और उड़ीसा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से लोहे और तांबा बहुतायत संख्या में जो है निकाला जाता था। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ? जब लोहा जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकलने लगा यहाँ से, तो यहाँ पर मतलब लोहे के शस्त्र उपलब्ध होने लगे, जैसे कि तलवार और भाला। और जब शस्त्र अच्छे उपलब्ध होने लगे तो इससे क्या हुआ? सेना को सहायता मिलने लगी, क्योंकि जब सेना के पास अच्छे हथियार होंगे तभी वह किसी दूसरे साम्राज्य को जीत पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो लोहे से ही मैंने आपको बताया कि औजार बनने लगे, और औजारों का उपयोग किसके क्षेत्र में किया जाता था? तो कृषि के क्षेत्र में किया जाता था, जिसके कारण कृषि का जो है उत्पादन बहुत अधिक बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये लोहे और तांबे की खदानों होने से यह लाभ हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, तो देखिए अगला जो कारण था वह था हाथी। कि इस क्षेत्र में जो है हाथी बहुतायत संख्या में पाए जाते थे। ठीक है, यह जो क्षेत्र था यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और हाथियों का प्रयोग यह किस लिए करते थे? तो यह एक मतलब पहले तो सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करते थे। आप सभी ने यदि पुराने युद्धों को देखा होगा या पुराने सीरियलों को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि राजा जो थे वो हाथियों पर बैठकर युद्ध करते थे। तो एक तो सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, और दूसरा यह हाथियों का उपयोग करते थे किलों के दुर्गों को तोड़ने के लिए। क्या करते थे? किलों के दुर्गों को तोड़ने के लिए ये क्या करते थे? ये हाथी का प्रयोग करते थे। बड़े-बड़े किलों के जो दुर्ग होते थे उनको हाथियों के द्वारा तोड़वाते थे। तो यह इनके हाथी के उपयोग थे। इस कारण से भी यह जो क्षेत्र है वह बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, तो देखिए अगला कारण जो था वह था जंगल की सघनता। क्या था? जंगल की सघनता। देखिए इस क्षेत्र में जो है जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी, बरसात भी पर्याप्त होती थी। तो इस कारण से इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा घने जंगल थे। ठीक है, और जंगल की सघनता होने के कारण जो जंगल से लकड़ी प्राप्त होती थी उसका दो रूप में ये उपयोग करते थे। क्या करते थे? दो रूप में उपयोग करते थे। पहला उपयोग तो क्या करते थे कि यह रथ बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते थे, और लकड़ी के ही रथ बनाए जाते थे। ठीक है, और इसके बाद यदि हम बात करें तो लकड़ी का उपयोग यह वस्तु के रूप में भी करते थे। जैसे इमारती लकड़ी हो गई तो उसको बेच देते थे, और जलाऊ लकड़ी जो थी वह भी बिकती थी। तो लकड़ी का उपयोग यह वस्तु में करते थे, और जिसके कारण जो है व्यापार में वृद्धि होती थी। व्यापार में वृद्धि होती थी। तो इस कारण से भी देखिए यह जो कारण है इसने भी मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, तो जो अगला कारण था वह था आहत मुद्राओं का प्रचलन। देखिए इस समय जो है, इस समय जो है आहत मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, और यदि हम बात करें आहत मुद्रा का प्रचलन, तो यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था। क्या हो गया था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। अब जैसे ही आहत मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो देखिए जो व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, मतलब आप एक वस्तु दीजिए और हमसे एक वस्तु लीजिए, तो वो सभी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जो व्यापार था वह मुख्य रूप से मुद्राओं पर होने लगा कि यदि आपको कोई भी सामान
खरीदना है तो आप मुद्राएं दीजिए और सामान ले जाइए। ठीक है, तो इसने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद यदि हम बात कर लें अगले कारण की, तो अगला जो कारण था वह था व्यापारिक श्रेणी है। यहाँ पर क्या है? श्रेणी। तो व्यापारिक श्रेणियों ने भी मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? यदि हम बात करें तो व्यापारिक जो श्रेणी थी, इसका मतलब होता था कि जो एक ही प्रकार के व्यापारी थे वह एक श्रेणी में निश्चित हो जाते थे। जैसे कि अनाज के जो व्यापारी होंगे उनकी अलग श्रेणी होगी, जो खाद्यान्न के व्यापारी होंगे उनकी अलग श्रेणी होगी, जो अस्त्र शस्त्र के व्यापारी होंगे उनकी अलग श्रेणी होगी। और ये जो श्रेणी है सभी, ये राजा की सहायता करते थे। राजा की सहायता यह किस प्रकार से करते थे? तो यह राजा की सहायता दो प्रकार से करते थे। कैसे? सबसे पहले तो यह राजा को अत्यधिक कर देते थे। ठीक है, राजा को अत्यधिक कर देते थे, जिसके कारण क्या होती थी? राजकीय आय में वृद्धि होती थी। राजकीय आय में वृद्धि होती थी। ठीक है, और यह राजा को मतलब सहायता भी प्रदान करते थे। सहायता कैसी? जैसे सैनिकों के रूप में हो सकती थी, धन के रूप में हो सकती थी, या कोई और वस्तु के रूप में। तो इस प्रकार यह सहायता प्रदान करते थे। और राजा जो था यह भी इनके व्यापार को संरक्षण प्रदान करता था। मतलब संरक्षण कैसा? कि इस समय जो व्यापारी थे वह मतलब चोरों, डाकू, लुटेरों से जो है स्वतंत्र रहें। ठीक है, इस प्रकार की इनको सुरक्षाएं प्रदान की जाती थी। और साथ साथ इनके विकास के लिए जैसे राजा रोड डलवाते थे व्यापार के लिए, तो अनेक कार्य राजा के द्वारा भी इनके लिए किए जाते थे। ठीक है, इसके बाद ये तो थे हमारे क्या? आर्थिक कारण। ठीक है, क्या थे ये सभी हमारे आर्थिक कारण। अब हम देख लेते हैं कि भौगोलिक कारण आखिर कौन कौन से थे, कि भौगोलिक कारण के अंतर्गत कौन कौन से कारण थे और इनके कारण उदय होने के कारण जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो भौगोलिक कारण की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वह है कि इसकी राजधानी, राजगृह, या इसको कहते हैं, एक इसका अन्य नाम भी मिलता है क्या? गिरिराज। देखिए, जो इसकी जो राजधानी थी, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी, राजगृह या गिरिराज, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। क्या हुई थी? 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब चूंकि पहाड़ियों से घिरी होने के कारण बाहरी जो आक्रमणकर्ता थे वह इसकी राजधानी पर तो आक्रमण कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपको पहाड़ी पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो मगध साम्राज्य के सैनिक थे वह पहाड़ियों पर पहले ही चढ़ जाते थे, और वहां से जैसे उन्होंने पत्थर फेंक दिए बड़े बड़े, तो जो सेना इन पर आक्रमण करने आती थी वो वह मर जाती थी। ठीक है, और जब तक आप राजधानी को नहीं जीतोगे तब तक आप नहीं, मतलब तब तक आप साम्राज्य को नहीं जीत सकते हो। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण कारण यह था। जैसे यदि आपने सुना हो कि ये जैसे हमारा जो कारगिल का युद्ध हुआ था वह हमने बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से जीता था। क्यों? क्योंकि आतंकवादी जो थे वो पहाड़ियों पर चढ़ गए थे, और पहाड़ियों से वह तो जो है बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, जिससे जो है हमारे जो सैनिक थे उनको इन पत्थरों का सामना करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती थी। इसी प्रकार इसका सिस्टम था कि जो यहाँ के सैनिक थे वह बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे और वहां से पत्थर फेंकते थे। ठीक है, और वह जब पत्थर दूसरी सेनाओं पर गिरते थे तो उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान करते थे। इस कारण से जो है ये लोग मतलब इसकी राजधानी को नहीं जीत पाए थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो जब इसकी अगली राजधानी बनी, जिसका नाम था क्या? पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। जब इसकी दूसरी राजधानी थी, तो जब दूसरी राजधानी बनी तो इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण था। पाटलिपुत्र जो नगर है, जो वर्तमान समय का पटना है, आपने अगर वर्तमान समय का पटना देखा है तो यह गंगा और सोन नदियों के मध्य स्थित है। मतलब ये यहाँ से गंगा नदी आई है और ये यहाँ से सोन नदी आई है। तो इस कारण से जो पाटलिपुत्र नगर था, इस पर मतलब आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको अपनी सेना तो जो है नदी पार करके ले जानी होती है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के सैनिक होते थे वो आराम से इनके ऊपर आक्रमण करते थे, दूसरी सेना के ऊपर इसी नदी के द्वारा आकर के, और इनकी सेनाओं को पराजित कर देते थे। तो इसके लिए भी एक यह महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो कारण था वह था
जल मार्गों की अधिकता। देखिए जल मार्गों की अधिकता होने से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तो जल मार्गों की अधिकता होने से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि इससे देखिए व्यापार में वृद्धि हुई। कैसे? आप सभी जानते हैं कि जल मार्ग के द्वारा जब व्यापार होता है तो उसमें कोई खर्च नहीं लगता है। आपको केवल एक जो है नाव बनानी है और अपना सामान उसी नाव पर रख देना है और आपका व्यापार जो है सुनिश्चित ढंग से चलता हुआ जाएगा। तो देखिए एक तो इसके कारण क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई। इसके बाद यदि हम बात करें तो यातायात व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। लोग जो है आने जाने के लिए नदी जल मार्गों का उपयोग करते थे, ठीक है। और इसी के द्वारा मैंने आपको अभी बताया कि सैन्य व्यवस्था का भी संचालन हुआ। क्या हुआ? सैन्य व्यवस्था का भी संचालन हुआ, क्योंकि जो सैनिक थे वह बाहरी आक्रमणकारियों पर यहीं से जाकर के तो जो है आक्रमण करते थे, ठीक है। तो यह थे भौगोलिक कारण। इसके बाद यदि हम बात करें राजनीतिक कारण की, तो देखिए हमें कुछ राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण मिलते हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राजनीतिक कारण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो राजनीतिक कारण है वह है कि योग एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का उदय। देखिए इस साम्राज्य में प्रारंभ से ही योग एवं महत्वाकांक्षी राजा हुए हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले जो राजा थे वह थे बिंबिसार, और बिंबिसार इतने योग्य थे कि इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। फिर इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, फिर उदयन हुए, फिर नाग वंश के शासक हुए, ठीक है। फिर उसके बाद और शासक आए, फिर सबसे महत्वपूर्ण आए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ये सभी महान शासक इस साम्राज्य में पैदा हुए जिन्होंने साम्राज्य का ही सदैव ही विस्तार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है योग और महत्वाकांक्षी शासक होने से यह साम्राज्य का पतन नहीं हो पाया और यह साम्राज्य हमेशा के लिए जीवित रहा, ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ का कूटनीति भी था। देखिए यहाँ के जो शासक थे इन्होंने कूटनीति के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। कूटनीति के द्वारा यहाँ के शासकों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या कूटनीति अपनाई। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले बिंबिसार की, जो यहाँ के पहले शासक हुए, ठीक है। क्या? बिंबिसार। इन्होंने क्या कूटनीति अपनाई? तो इन्होंने कूटनीति यह अपनाई कि सबसे पहले तो इन्होंने अनेक राजकुमारियों से विवाह किए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कौन से क्या विवाह किए, जब हम बिंबिसार को पढ़ेंगे तब यह डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए इन्होंने पहली तो विवाहपूर्ण नीति अपनाई और अनेक राजकुमारियों से विवाह किए और उनसे तो जो है विवाह करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने फिर कूटनीति के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य मित्रता के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कैसे कि इन्होंने अनेक राजाओं से मित्रता की और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद यदि हम बात करें कूटनीति में ही, तो एक अजातशत्रु के एक मंत्री थे जिनका नाम था क्या? वर्षकार। वर्षकार क्या करेंगे? यह छल के द्वारा, किससे? छल से यह जो है बज्जी गणराज्य में फूट डलवा देंगे। मैंने आपको जस्ट अभी पहले के लेक्चर में पढ़ाया था कि जो बज्जी गणराज्य था यह 8 संघों का समुदाय था, मतलब इसमें 8 अलग अलग राज्य थे और यह राज्य जो थे यह एक संगठित थे, ठीक है, और महत्वपूर्ण शक्तिशाली थे। तो जो अजातशत्रु के जो मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है वर्षकार, यह छल के द्वारा इस बज्जी गणराज्य के 8 संघों में तो जो है फूट डलवा देते हैं और जब
किसी चीज में फूट हो जाती है तो वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो राज्य थे ये 8 कमजोर हो गए, और जब ये कमजोर हो गए तो अजातशत्रु इनका विलय मगध में कर लेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ युद्ध के द्वारा भी इन लोगों ने तो जो है साम्राज्य को, मगध साम्राज्य का विस्तार किया या अन्य राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाया। कैसे? जैसे यदि हम बात करें युद्ध के द्वारा, कैसे? तो शिशुनाग जो इस वंश के मतलब इस साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक हैं, तो जो शिशुनाग हैं इन्होंने अवंती एवं वत्स का विलय किया। किसका विलय किया? अवंती प्लस वत्स का विलय किया। इसके बाद यदि हम बात करें अजातशत्रु की, किसकी? अजात शत्रु की, तो इन्होंने जो है वैशाली और काशी महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस शासकों ने केवल कूटनीति के द्वारा ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वरन युद्ध से भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगला कारण है मगध साम्राज्य की उत्पत्ति का, वह है सांस्कृतिक कारण। ठीक है, सांस्कृतिक कारण किस प्रकार से है तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसने महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया। देखिए, सांस्कृतिक कारण की यदि अंतर्गत हम बात करें तो देखिए, जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य है, इसका आर्यीकरण सबसे बाद में हुआ। आर्यीकरण सबसे बाद में हुआ। देखिए क्या होता है, बाद में हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब आर्य जब भारत में आए थे तो देखिए उनसे पहले भी तो भारत में कोई निवास करता होगा। जैसे आर्य तो बाहर से आए थे, ठीक है, और भारत में पहले से लोग निवास कर रहे थे। तो जब आर्य बाहर से आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों का आर्यीकरण प्रारंभ किया, मतलब उन्हें आर्य बनाना प्रारंभ किया। और इसी श्रृंखला में जो है उन्होंने पूरे भारत को जो है आर्यीकरण पहले कर दिया, और मगध जो साम्राज्य था इस साम्राज्य का आर्यीकरण सबसे बाद में किया। ठीक है, अब इससे मगध साम्राज्य का सबसे आर्यीकरण सबसे बाद में होने के कारण हमें कौन कौन से लाभ हुए, तो उन लाभों को हम देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से लाभ हुए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आर्यों के मध्य आडंबर बहुत थे। क्या थे? आर्यों के मध्य आडंबर बहुत थे। आडंबर बहुत थे, इस कारण से इनका जो धर्म था वह बहुत ही ज्यादा जटिल हो गया था, और लोग धर्म पूजा में ही लगे रहते थे, जबकि कुछ आर्थिक विकास या राजनीतिक विकास अपना नहीं कर पाते थे। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, तो जो अगला कारण था कि इनके धर्म में पाखंड बहुत ज्यादा था। उत्तर वैदिक काल आते आते इतना पाखंड आ गया था कि इनका जो धर्म था वह हम कह सकते हैं कि केवल पाखंडियों का ही बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इनके धर्म में, जब आर्यों के धर्म में समुद्र पार जाना वर्जित था। समुद्र पार जाना वर्जित था। अब यदि आप बात करें तो जैसे यदि हम व्यापारियों की बात करें तो उनके लिए यदि आप समुद्र पार जाना वर्जित कर देंगे तो फिर वो व्यापार कैसे करेंगे? जैसे अन्य देशों से व्यापार कैसे करेंगे? और जब व्यापार नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास नहीं होगा। आर्थिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा कि साम्राज्य सुदृढ़ नहीं होगा, और सुदृढ़ नहीं होगा तो साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, तो जो अगला कारण था वह था कि ब्याज पर ऋण ना देना। ब्याज पर ऋण ना देना। जो आर्य बन चुके थे, जिनका आर्यीकरण हो गया था, वो ब्याज पर ऋण नहीं दे सकते थे। मतलब यदि आप ब्याज पर ऋण देते थे तो आपको बहुत ही ज्यादा निकृष्ट माना जाता था। ठीक है, तो आप ब्याज पर ऋण नहीं दे सकते थे। और यदि हम बात करें व्यापारी वर्ग या अन्य वर्ग की, तो यदि आप जैसे ब्याज पर ऋण नहीं देंगे तो आपका विकास किस प्रकार से होगा? ठीक है, भले ही ऋण के द्वारा अधिक विकास नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान तो यह देता ही था। ठीक है, तो एक यह कारण था।
इसके बाद यदि हम बात करें तो मगध का वातावरण, मगध का वातावरण स्वतंत्र था। ठीक है, जब इन लोगों ने अन्य साम्राज्यों का आर्यीकरण किया तो वह जो साम्राज्य था या वो जो साम्राज्य थे वह धीरे धीरे मतलब स्वतंत्र नहीं थे। उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि अनेक ज्यादा इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप समुद्र पार नहीं जा सकते थे, जबकि ब्याज ऋण पर नहीं दे सकते थे। जबकि जो आर्य थे, जो मगध साम्राज्य था, इसका आर्यीकरण सबसे बाद में हुआ, तो इस कारण से ये जो प्रतिबंधियां थी इसमें सबसे बाद में आ पाई। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण कारण थे, तो यहाँ पर समानता थी। समानता होने के कारण यहाँ जो लोग थे वो सभी समान थे, तो इस कारण से भी इन्होंने मगध साम्राज्य के योगदान में, उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। क्या? वर्ण व्यवस्था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आर्यीकरण सबसे बाद में हुआ, और जब आर्यीकरण ही यहाँ पर सबसे बाद में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ण व्यवस्था भी सबसे बाद में आएगी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था चूंकि सबसे बाद में आई तो इस कारण से जो है यहाँ पर विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो इस साम्राज्य का उदय हुआ, मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो जी यह था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय हुआ। देखिए, मगध साम्राज्य के उदय के कोई एक महत्वपूर्ण कारण नहीं थे, और आप सभी जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य का जब उदय होता है तो उसके लिए केवल एक कारण महत्वपूर्ण नहीं होता है, कई कारण उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मगध साम्राज्य के उदय के लिए भी अनेक कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, तो हमने एक एक करके सभी कारणों को पढ़ लिया है कि मगध साम्राज्य का ही उदय क्यों हुआ, और अवंती जो इतने बड़े बड़े महाजनपद थे, कांधार, कंबोज, तक्षशिला, इनका उदय क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य का उदय हुआ। इसके बाद आगे की चर्चा हम मगध साम्राज्य के ऊपर करेंगे, और अब हम डिटेल में मगध साम्राज्य को ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन सभी महाजनपदों का विलय जो है मगध साम्राज्य में हो चुका है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जिससे जो यह जानकारी है वो सभी महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। इस लेक्चर पर चूंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अंत में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप और क्या चाहते हैं, और यदि आपके कोई और क्वेश्चन भी हैं तो उसे भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।